नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान में कंपलसरी पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स अनुप्रयुक्त गणित, पुराने सिलेबस के अनुसार। अभी सिलेबस बदल गया है, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है और अभी जो पेपर्स के नाम है वो फर्स्ट ईयर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 में है मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स सेकंड। ये टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि सेकंड सेमेस्टर में चला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन एक परिचय, समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया के रूप में। चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए, समाकलन का परिचय, समाकलन की शुरुआत करते हैं। अवकलन हम पढ़ चुके हैं, अवकलन का ही आधार लेकर के समाकलन को हम परिभाषित कर रहे हैं। वैसे तो सीधे शब्दों में अवकलन की उल्टी प्रक्रिया ही समाकलन होती है। इसे परिभाषा के रूप में देखते हैं, प्रति अवकलज या फिर एंटी डेरिवेटिव। क्या लिखा है? यदि अवकलन गुणांक dy/dx दिया हो तो चर y ज्ञात करना अथवा दिए हुए फलन fx से वह फलन माना fx, कैपिटल Fx ज्ञात करने की प्रक्रिया जिसका अवकलन dy/dx ऑफ fx पुनः वही फलन fx हो समाकलन कहलाती है। और समाकलन की वह प्रक्रिया अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया इनवर्स ऑपरेशन कहलाती है। अतः इसे प्रति अवकलज या फिर पूर्वक एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं। इसे समझने के लिए देखिए, एक उदाहरण से हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि sin x का अवकलन cos x है। यहां पर sin x का अवकलन क्या है? cos x। तो हम क्या कहेंगे कि sin x से cos x निकालने की जो प्रक्रिया है वो तो कहलाती है अवकलन, लेकिन जो अवकलन आया है, जो अवकलज आया है cos x, इससे पुनः sin x प्राप्त करने की प्रक्रिया ये कहलाएगी समाकलन। तो इसी चीज को शब्दों में यहां पर लिखा हुआ था। क्या लिखा है? देखो कि यदि अवकलन गुणांक dy/dx दिया हो तो चर y ज्ञात करना। अब देखिए, sin x का अवकलन हमें दे दिया गया है यहां पर cos x, तो इस cos x से sin x ज्ञात करना। dy/dx दिया गया है हमें, तो चर y ज्ञात करना अथवा दिए हुए फलन fx से। अब आपको cos x दिया जाएगा, पहले आपको sin x दिया तो आपने अवकलन करके cos x दिया, लेकिन अब हम रिवर्स प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो आपको cos x दिया गया होगा। तो अब दिया गया फलन कौन है? पहले sin x था, अब दिया गया फलन cos x। तो इस दिए गए फलन cos x से sin x ज्ञात करना, जबकि दिया हुआ क्या है? जो ज्ञात करना है उसका अवकलज दिया गया है यानी कि cos x। तो यही चीज यहां पर लिखी है। अथवा दिए हुए फलन fx से वह फलन माना fx, कैपिटल Fx ज्ञात करने की प्रक्रिया जिसका अवकलन पुनः वही फलन fx हो समाकलन कहलाती है। इसी चीज को हमने बोला है समाकलन। चूंकि डेरिवेटिव का उल्टा है इसलिए इसको बोला है एंटी डेरिवेटिव। चूंकि अवकलज का प्रतिलोम है इसलिए इसको बोला है प्रति अवकलज। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी प्रति अवकलज की प्रक्रिया भी कहलाती है। चलिए, इसे पूर्वक भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। आगे देखिए, फलन का समाकल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, माना fx दिया हुआ फलन है तथा इसका समाकलन कैपिटल F है। तो अब दिया गया फलन fx और इसका समाकलन क्या है? कैपिटल F। यानी कि कैपिटल F का अवकलन कौन है? स्मॉल f। तो एक काम करते हैं, इस dx को उठा करके मैं राइट साइड में ले गया, तो fx गुणा dx और d ऑफ fx ये ऑलरेडी मेंशन है। तो fx, कैपिटल Fx दिए हुए फलन fx का x के सापेक्ष समाकलन कहलाता है, जिसे संकेत रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं।
दोनों तरफ ये समाकलन का सिंबल आ जाता है, तो राइट साइड में से dfx d हट जाता है और कैपिटल F बच जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx दैट इज इक्वल टू कैपिटल Fx। जिस फलन का समाकलन करना होता है उसे समाकल्य या फिर इंटीग्रांड भी कहते हैं। चलिए सिंबल हो गया। मान लीजिए कि स्मॉल f कोई फलन है, उसका समाकलन करना है तो कैसे करेंगे? x के सापेक्ष, जैसे अवकलन किसी चर के सापेक्ष होता था ऐसे ही समाकलन भी किसी चर के सापेक्ष होगा। तो स्मॉल f कोई फलन, इसका समाकलन करना है तो समाकलन के लिए इंटीग्रल साइन आ गया, और x के सापेक्ष करना है तो dx आ जाएगा। तो जो भी होगा वो यहां लिखा जाएगा। तो जिस फलन का समाकलन करना होता है उसे हम समाकल्य या इंटीग्रांड भी कहते हैं। तो जैसे इस समीकरण 1 में इंटीग्रांड या समाकल्य कौन है? स्मॉल f है। फिर देखिए समाकलन तथा अवकलन में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखिए समीकरण 1 का दोनों ओर अवकलन करने पर, समीकरण 1 का दोनों ओर अवकलन करेंगे dy dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो दोनों तरफ dy dx लगा लीजिए। तो चूंकि यहां देखिए कैपिटल F का जो अवकलन था वो स्मॉल f था, तो यहां पर कैपिटल F का अवकलन स्मॉल f लिख दिया, जबकि यहां पर dy dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, यानी कि अगर इस समाकलन का आप अवकलन कर देंगे तो वापस से क्या मिल जाता है? f। देखो ये किस तरह से बता रहा है, एक तो dy dx और एक इंटीग्रेशन, यानी कि dy dx का ही प्रतिलोम प्रक्रिया, चूंकि इंटीग्रेशन है इसलिए इंटीग्रेशन और अवकलन का ये जो ऑपरेटर है ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के आपको स्मॉल f मिल जाता है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर ये भी बता रहा है, क्या बता रहा है कि अवकलन का ऑपरेटर संकारक और समाकलन के संकारक आपस में प्रतिलोम होने के कारण एक दूसरे को काट देंगे और स्वतः ही फलन खुद बच जाता है। तो यहां पर ये समाकलन और अवकलन में संबंध आ गया। आगे देखिए व्यापक या अनिश्चित समाकल, जनरल और इंडेफिनेट इंटीग्रल। चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि c का अवकलन, किसी कोई भी अचर हो, कोई भी कांस्टेंट हो, तो उसका अवकलन क्या लिखते हैं हम? हमेशा 0। अब मान लीजिए कोई कैपिटल F फलन है जिसका अवकलन स्मॉल f है, और फिर से देखिए कैपिटल F प्लस c, इसमें अगर मैं c जोड़ दूं तो भी इसका अवकलन वापस fx आता है। क्यों आता है? क्योंकि दो भागों में टूटेगा और c का अवकलन 0 होगा, तो वापस ये fx ही बचता है। यानी कि कैपिटल Fx इसका भी अवकलन स्मॉल f और f प्लस c इसका भी अवकलन f, यानी दोनों में तो कोई अंतर रहा ही नहीं। तो जब भी हम समाकलन करेंगे तो हम स्मॉल f का समाकलन ये लिखेंगे या ये लिखेंगे? तो इसलिए क्या होगा कि दो तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम एक जनरल सिंबल बता देते हैं कि इसका जो समाकलन है वो fx प्लस c लिखा जाएगा। ये भी केस आ जाएगा अगर c का मान 0 ले लिया जाए, तो हम एक जनरल केस ले रहे हैं जिसमें ये दोनों ही समा जाए। तो स्मॉल f का समाकलन हम हमेशा क्या लिखेंगे? कैपिटल F प्लस c का मान कुछ भी हो सकता है, c कोई स्वेच्छ अचर हो सकता है। अब देखिए दोनों और x के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है fx dx बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, तो इधर ये जो dy dx और इंटीग्रेशन है आपस में कैंसिल होकर के स्मॉल f मिल जाता है, और c का जो समाकलन है यहां पर कैपिटल F और C दोनों साथ में लिखे हुए हैं, तो dy dx इनके बाहर है, तो जैसे कि समाकलन का साइन इस कैपिटल F के साथ जाएगा तो यहां पर तो dy dx और f दोनों कैंसिल हो जाते हैं, या यूं कह दीजिए कि इस पूरे फलन पर, किस पर? कैपिटल F प्लस C पर dy dx लग रहा है, तो dy dx और समाकलन का साइन आपस में कैंसिल होकर के अंदर जो भी है वो एज इट इज बच जाता है। तो अंदर है fx कैपिटल F प्लस C, तो ये समाकलन हो गया fx प्लस c। तो जब भी हमें fx का समाकलन लिखना होगा तो जो भी फलन समाकलन करने के बाद मिलेगा वो तो लिखेंगे ही सही, हम साथ में c भी लिखेंगे। अब c एक स्वेच्छ अचर है, इसके अनेक मान संभव हैं, तो जहां अचर से समाकलन का अचरांक यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है तथा x से स्वतंत्र होता है, c के भिन्न मानों के लिए दिए फलन के भिन्न भिन्न समाकल प्राप्त होते हैं जिनमें केवल अचर पद का ही अंतर होता है, अतः ये समाकलन व्यापक समाकल या जनरल या इनडेफिनेट इंटीग्रल भी ये कहलाता है। तो इसे हम जनरल
इंटीग्रेशन या व्यापक समाकल भी कहते हैं या इंडेफिनेट भी से कहते हैं। अगर ये c नहीं होता और यहां पर लिमिट होती तो ऐसी स्थिति में c विलोप हो जाता है, तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। फिलहाल हम व्यापक समाकल की बात करेंगे, जनरल या फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल। आगे देखिए समाकल का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अवकलन का जो ज्यामितीय अर्थ था लगभग वही है, उसी का रिवर्स केस यहां पर लिया गया है। जैसे ये कोई वक्र है y बराबर fx। अब इस कैपिटल F का जो अवकलन है जो कि स्मॉल f है, क्योंकि स्मॉल f का ही आप समाकलन कर रहे हो जो कि कैपिटल F आ रहा है, यानी कि कैपिटल F का जो अवकलन है वो स्मॉल f है। तो चूंकि अवकलज स्पर्श रेखा की प्रवणता के बारे में बताता है, तो कोई भी एक पॉइंट हमने P ले लिया जिसके निर्देशांक x, y, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा बना दी, और इसका जो x अक्ष से कोण है, ये x अक्ष, इसी के समांतर एक रेखा खींची है, ये कोण थीटा है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, माना fx चर x का एक सतत फलन है तथा कैपिटल F इसका एक प्रति अवकलज है, यानी कि f का समाकलन कौन है, कैपिटल F। प्रति अवकलज मतलब अवकलज का उल्टा मतलब समाकलन। यदि फलन y बराबर fx का लेखा चित्र वक्र AB द्वारा निरूपित होता है, तो इस पर स्पर्श रेखा PT का ढाल दिया फलन fx होता है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा हमने बनाई है यही क्या है, दिया गया फलन होता है, अर्थात स्पर्श रेखा का ढाल tan थीटा बराबर fx। तो यहां पर जो थीटा के साथ जब आप tan ले लेते हैं तो tan थीटा ही आपका fx हो जाता है। तो ये समाकलन का ज्यामितीय अर्थ है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F है, तो जिसका समाकलन किया जा रहा है वो नहीं, वो ज्ञात करने के लिए हमें वक्र बनाना होगा, उसका नहीं, उसके प्रति अवकलज का, यानी कि समाकलन करने के बाद जो फलन मिला वक्र हमेशा उसी का बनेगा। तो जब हम उसका वक्र बना लेंगे, इसके बाद स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, तो अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल अलग अलग होगा। तो अलग अलग बिंदुओं पर जो समूह बनेगा ऐसे फलनों का, अलग अलग स्पर्श रेखाओं का, यही स्मॉल f होगा जिसका समाकलन हमने किया। चलिए नेक्स्ट, मानक समाकलन सूत्र। अब यहां से हम थोड़ा क्वेश्चंस करना सीखेंगे मानक समाकलन सूत्रों। उसके लिए हमें आने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बारी बारी से हम करेंगे, पहले अवकलन फिर समाकलन। जैसे x की पावर n+1, इसका अगर अवकलन किया जाए d/dx, तो जैसे x की पावर n का अवकलन क्या होता है, nx की पावर n-1। इसी प्रकार से n+1 पावर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी n+1 और x की घात 1 कम हो जाती है तो x की पावर n। तो यहीं से ही इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये चूंकि कांस्टेंट को तो लेफ्ट राइट में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इस कांस्टेंट n+1 को मैंने लेफ्ट में भेज दिया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x की पावर n+1 का समाकलन ये है, तो इसका x की पावर n+1 का अवकलन अगर ये है तो इसका समाकलन ये होगा। तो आगे ये लिखा है x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n+1, इस कांस्टेंट को हमें लेफ्ट में ले आया बटे n+1, और प्लस c तो हमें हमेशा ही लिख देना है, और n का मान -1 के बराबर नहीं होगा, n इज नॉट इक्वल टू -1। फिर देखिए log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1x का समाकलन होगा log x प्लस c। फिर देखिए e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x ही, तो e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x, लेकिन साथ में c भी आएगा। फिर देखिए a की पावर x का जो अवकलन है वो होता है a की पावर x log a, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a की पावर x, यानी कि राइट साइड में जो है इसका समाकलन लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा। तो a की पावर x का समाकलन इस कांस्टेंट log a को लेफ्ट में भेज दीजिए, तो a की पावर x बटे log a प्लस c। फिर देखिए sin x का अवकलन होता है cos x, तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x प्लस c, तो आना ही है। cos x का अवकलन है माइनस sin x, तो sin x का समाकलन माइनस cos x, माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए प्लस c। तो sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x, लेकिन sin x का समाकलन होगा माइनस cos x और cos x का समाकलन होगा sin x। तो यहां हमें इंटीग्रेशन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, अवकलन के सूत्र तो हमें ध्यान ही है। तो sin x में माइनस आता है लेकिन cos x में माइनस नहीं आता, तो sin x के समाकलन में माइनस cos x और cos x के समाकलन में sin x। फिर देखिए tan x का जो अवकलन है वो हो गया sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया tan x प्लस c आएगा।
कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का अवकलन हो गया सेक एक्स टेन एक्स, तो इस सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन हो गया सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉसेक एक्स का जो अवकलन है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। तो देखिए पहला अवकलन, पहला समाकलन हमने देखा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का फिर साइन एक्स, फिर अब टेन का नहीं है, अब सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हमें सभी में लिखना है। और ये तीन चार सूत्र भी हमें ध्यान रखने हैं कि x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन, एक पावर ऊपर पड़ जाएगी और नीचे उसी कांस्टेंट से भाग देना है, मतलब n प्लस वन से। 1/x का समाकलन log x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, a की पावर x का समाकलन a की पावर x बटे log a। ये सभी सूत्र हमें ध्यान रखने हैं। एक बार जब ये सब सूत्र हमें याद हो जाएंगे तो हम क्वेश्चंस करने में समर्थ हो पाएंगे। आगे देखिए समाकलन के मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन। क्या लिखा है देखिए, के एफ एक्स डी एक्स, इसका समाकलन किया जा रहा है के एफ एक्स का। तो यहां सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन अगर फलन के साथ गुणा में है तो कांस्टेंट को बाहर लेकर के फलन का आप समाकलन करेंगे। ऐसा तभी करें जब कांस्टेंट और फलन दोनों गुणा में हो। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये दोनों गुणा में है तो आप के को बाहर ले लें और एफ एक्स का समाकलन कर देंगे। प्लस सी तो आना ही है, सी और के दोनों अचर हैं। फिर देखिए f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस, इस तरह से बहुत सारे फलन है हमारे पास। तो इनका समाकलन कैसे होगा, अलग अलग का समाकलन करके इनको आपस में जोड़ देना है या फिर घटा देना है। ये यहाँ प्लस माइनस है लेफ्ट में, तो राइट में भी प्लस माइनस ही आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, इधर प्लस माइनस तो फिर इधर भी प्लस माइनस ही हमें लिखना है। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल 1, सॉल्व 4 प्लस 5 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक काम करते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन को हमें अगर हल करना हो तो सबसे पहला काम हम ये करें उस इंटीग्रेशन को कैपिटल आई के बराबर हम मान लें, ताकि बार बार ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय हम आई से ही उसे डिनोट कर देंगे। तो आई बराबर मैंने मान लिया कि ये समाकलन आई के बराबर है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो तोड़ दीजिए 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों के अलग अलग समाकलन के बराबर होगा। फंडामेंटल थ्योरम सेकंड के अनुसार ये दो फलन है तो दोनों फलनों को तोड़ दीजिए दो भागों में, तो दोनों का अलग अलग समाकलन हमें करना होगा। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को दो पार्ट कर लीजिए, कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स। तो एक कॉस एक्स को रख दीजिए आप साइन एक्स के नीचे जो कि tan x बन गया, और एक 1 अपॉन कॉस एक्स होगा जो कि आपका tan x बन जाता है, sec x बन जाता है सॉरी। तो अब समाकलन करना है, कांस्टेंट बाहर ले लिए 4 और 5, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x sec x का समाकलन sec x प्लस c। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए पावर एक्स डीएक्स, इसका हमें समाकलन करना है। जैसा कि मैंने बताया इससे आप सबसे पहले आई के बराबर मान लेंगे, जो हमने मान लिया। फिर देखिए अब एक काम करते हैं, इस होल स्क्वायर को सबसे पहले तो ये ऑलरेडी टूटा हुआ दो पार्ट्स में, इस होल स्क्वायर को खोल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को आप खोलेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x वाला टर्म, तो 2 इंटू 8 इंटू एक्स 2 इंटू 8 इंटू एक्स, तो 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64 बटे एक्स की पावर 4 प्लस ए पावर एक्स डीएक्स। इसे अलग अलग कर लीजिए, ये जब x की पावर 4 के नीचे आएगा x की पावर 4 तो 1 बचेगा, ये 16x अपॉन x की पावर 4 तो नीचे x क्यूब बच गया, 64 बटे x की पावर 4 प्लस ए की पावर x dx। अब अलग अलग समाकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 dx, यहाँ पर 16 और x की पावर -3 dx 64, इस x की पावर 4 को ऊपर ले गए तो x की पावर -4 हो गया dx और a की पावर x। तो देखिए x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1, इस सूत्र के अनुसार x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n+1 बटे n+1, एक पावर ऊपर बढ़ा देना है और नीचे भी उसी से भाग लगा देना है। तो देखिए अब पावर चूंकि नेगेटिव है तो x की पावर -3+1, एक पावर +1 कर देनी है, नीचे भी उसी से भाग लगाना है, मतलब -3+1 से। इसी तरह से x की पावर जो -4 है उसमें +1 और नीचे भी +1 कर दीजिए। और a की पावर x का जो समाकलन वो हमने लिखा था a की पावर x बटे log a, बेस e है
प्लस ये आपका आके ही रहेगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचता है, देखो x की पावर -2 ये 1/x² बन गया, x की पावर -3 1/x³ बन गया, और ये जो नीचे -3 + 1 -2 और -4 + 1 -3। तो ये फाइनली सॉल्व करने पर हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।